ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया से बचाव और रोकथाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर करने का एक अवसर है। यह 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में मलेरिया के मामलों में 85.1% की गिरावट देखी गई है और बीते दिन नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि भारत 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। आज मलेरिया और उससे बचाव एवं उसके खिलाफ रोकथाम के लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय धारीवाल। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मलेरिया के होने के प्रमुख कारण क्या हैं और कैसे मलेरिया फैलता है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है और इसका जो मॉस्किटो होता है कि एक खास प्रजाति होती है जिसको एनोफिलीज के नाम से जाना जाता है। ये जो मच्छर है ये ऐसी जगहों पर अपने अंडे देता है जो साफ पानी, बड़े तालाबों या बहता हुआ पानी उसमें प्रेफर करता है ये मच्छर अपने अंडे देना। और इसका जो एडल्ट होता है वो रात के समय में काटना इसको पसंद है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी मच्छर मलेरिया फैला सकता है, ये बात नहीं है। मच्छर के अपने अपने प्रकार होते हैं और उसमें डेंगू जो बीमारी होती है उसका मच्छर दिन में काटता है, मलेरिया का जो मच्छर है वो रात में काटता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस और जो लिम्फेटिक फिलराइसिस फाइलेरिया नाम की जो बीमारी होती है, फील पाँव जिसको बोलते हैं, उसका मच्छर भी रात में काटता है। ये बात अपने लोगों को जानना जरूरी है कि यदि मलेरिया से बचाव करना है तो इनका जो काटने का समय है उससे क्या हमारे पास में टूल है वो चर्चा में आएंगे। उसमें ये सब बातें जो है वो बहुत मददगार होती हैं ये निर्णय लेने में कि हम क्या उपयोग करें मच्छरों से अपने आप को बचाव के लिए। डॉक्टर धारीवाल, क्या एहतियात आमतौर पर हम लोग रख सकते हैं जिससे हमारा मलेरिया से बचाव हो सके? इस समय में जो मच्छर आपको परेशान कर रहा है वो मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति का होता है जो गंदे पानी में, नालियों में पानी जो इकट्ठा रह जाता है उसमें पैदा होता है। उसकी इन दिनों में क्योंकि टेम्परेचर बड़ा कंड्यूसिव है मच्छर की उत्पत्ति के लिए और उसके बढ़ने के लिए, इन दिनों में जो मच्छर आपको परेशान कर रहा है वो मलेरिया करने वाला नहीं होता और जो परेशान आपको कर रहा है वो उससे बचाव के लिए जो आपका प्रश्न है, एक तो तरीका ये है कि आप अपने घरों में जाली खास करके जो है वो खिड़कियों में, दरवाजों में उसका उपयोग करें। घर इस तरह से रहने चाहिए मच्छर घर में ना एंटर कर पाए और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेपेलेंट करती हैं, उसमें दवाई भी है और कुछ ऐसे समझिए कि अपने प्रैक्टिसेस हैं कि जैसे नीम का पत्तियां जो है वो जला लेना, उससे मच्छर जो है वो दूर भागता है। और इसकी क्रीम भी आती है खास करके नीम की, वो लगाने से भी मच्छर से जो है वो बचाव किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्रों में और आपका जो इलाका है उसमें ध्यान कर लें। यदि नाली वगैरह में पानी इकट्ठा है तो वो लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं उनकी मदद से उसको खुलवाना, या गांव में आप रह रहे हैं तो वहां खुद प्रयास करके आगे करना और दूसरे जो तरीके बताए उनका उपयोग करने से आपको फायदा होगा। डॉक्टर धारीवाल, आमतौर पे क्या लक्षण किसी पेशेंट में देखे जाते हैं और अगर हमें ऐसे लक्षण हमारे परिवार या हमारे अंदर दिखाई दें तो क्या टेस्ट हम करवा सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें मलेरिया है? मलेरिया जो बीमारी है ये बुखार ही होता है इसका प्राथमिक लक्षण, और बुखार भी जो है वो इस तरह का कि बहुत ज्यादा बुखार आता है, उसके बाद पसीना आता है और फिर जो है वो बुखार टूट जाता है। और इसकी मुख्य रूप से दो प्रकार का मलेरिया होता है। एक मलेरिया जो खतरनाक मलेरिया होता है जिसको फेल्सीपैरम मलेरिया बोला जाता है, आम बोलचाल की भाषा में खतरनाक मलेरिया होता है। वो ब्रेन में भी जो है वो अफेक्ट कर सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है और यदि इलाज न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा प्रकार प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया जो है वो कहलाता है। उसका जो अटैक होता है उसमें हर तीसरे दिन में बुखार जो है वो आ जाता है
और इसका इलाज दोनों टाइप के अलग अलग जो है वो होता है। और जो आपका इससे संबंधित प्रश्न है कि इसके लिए हम कैसे इसका वो करते हैं बीमारी के लक्षण से, क्योंकि बुखार तो बहुत सी बीमारियों में होता है, डेंगू में भी बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा में भी बुखार होता है, अभी ये कोविड-19 की जो महामारी उसमें भी बुखार हुआ, तो कैसे पता चलेगा? तो ब्लड जांच करके ही इसका पता चलता है। पहले माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से पता चलता था, जिसको मलेरिया माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। आजकल कुछ ब्लड टेस्ट आ गए हैं कि फिंगर प्रिक से जो है वो करके और ऑन द स्पॉट उसका जो भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं, इसको आरडीके बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। इवन आशा के स्तर पर भी, जो ग्रामीण स्तर पर एक स्वास्थ्य कर्मी है, उसके पास भी ये उपलब्ध होता है और वो ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट आ जाता है। पॉजिटिव होने पर दवा जो है वो दी जाती है। तो इसका जांच बड़ा आसान है। डॉक्टर धरीवाल, कई लोगों में आम सिम्टम नहीं दिखाई देते, जैसे फीवर, और वो लोग साइलेंट कैरियर बन जाते हैं एक तरीके से मलेरिया के, तो हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? ये प्रश्न आपका बिल्कुल बहुत रेलेवेंट है, खास करके अब उस समय पर जब हम अपने प्रयासों से मलेरिया को काफी कम ले आए हैं। अब इसके उन्मूलन की बात चल रही है। 2027 तक हमको ऐसी स्थिति लानी है भारत में कि मलेरिया का एक भी केस न हो, और उसके ऊपर फिर वॉच रखनी है, और 2030 तक वो हमको फिर जो इंटरनेशनल एजेंसी होती है उसके पास जाना है। तो ये स्थिति लाने के लिए ये जो एसिम्टोमेटिक कि ऐसी भी जो है वो मलेरिया होते हैं कि उसमें बुखार नहीं होता, लेकिन उसके शरीर में पैरासाइट होते हैं, उसको एसिम्टोमेटिक पैरासिटीमिया बोलते हैं। तो ये उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर मलेरिया का इंटेंस ट्रांसमिशन चल रहा हो। ये क्या मतलब है इंटेंस ट्रांसमिशन का? कि वहां मलेरिया बहुत से लोगों को हो रहा हो। एक गांव में आप जाएं तो आप जो है वो देखेंगे कि 1000 की आबादी में 10 लोगों को जो है वो मलेरिया जो है वो है। तो वो संख्या बहुत बड़ी हुई, इसको हम एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस रेट बोलते हैं। तो वो जिन एरिया में ज्यादा होता है, और खास करके ये वो इलाके हैं जो वनवासी क्षेत्र हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों, चाहे वो सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र हों, जिसमें खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, झारखंड का इलाका है, वेस्ट बंगाल का इलाका है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश का जैसे सोनभद्र जिला है जो लगा हुआ जिला है बिहार से और छत्तीसगढ़ से, उनमें ये एसिम्टोमेटिक पैरासिटीमिया बिना बुखार के भी उनके शरीर में जब जांच की जाती है तो ये देखा जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो भारत सरकार की एक रणनीति बनी हुई है, उसमें इनको निकालने के लिए इन एरियाज में स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी ब्लड जांच की जाती है, और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको दवाई दे करके। तो ये एक रणनीति का हमारा जीरो इंसिडेंस लाने का एक तरीका है। डॉक्टर धरीवाल, आसपास सफाई का भी एक बड़ा रोल हमें समझ में आता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि रुके हुए पानी या गंदगी में मच्छर पनपते हैं। तो हम कैसे अपने आसपास सफाई रखकर मलेरिया के खिलाफ अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं? इस पे जरा हमारे श्रोताओं के लिए आप प्रकाश डालें। इसको एक वैज्ञानिक के रूप में मैं जो है वो इस तरह से एड्रेस करना चाहूंगा कि बिल्कुल इसका ध्यान जो है वो न केवल सरकार को रखना चाहिए, अपन लोगों को भी, जनता को भी इसमें भागीदारी की पानी इकट्ठा ना रहे। मूल बात मच्छर वाली जो जितनी बीमारियां हैं, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे फाइलेरिया हो, इन सब में पानी के इकट्ठा रहने से ही जो है वो मच्छर की उत्पत्ति होती है। अब जहां तक बात मलेरिया की है, जैसे मैंने कहा, मलेरिया वाला जो मच्छर होता है, एनोफिलीज टाइप ऑफ मॉस्किटो, वो इन वाले जो है वो नालों वगैरह में नहीं होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम जो है वो इसको नजरअंदाज कर दें। उसके लिए कॉरपोरेशन के पास में, जो लोकल बॉडीज हैं पंचायत के पास में, इस तरह की जो है वो एक सिंपल जैसी चीज होती है। पहले इसका बहुत प्रयोग होता था, जब केरोसिन जो है वो फ्री अवेलेबल था, तो उसकी एक लेयर जो है वो बना दी जाती थी ऐसे स्थानों पर जो पानी इकट्ठा रह जाता है और पीने के प्रयोग में नहीं आता है। या जला हुआ तेल, पेट्रोल या जो है वो डीजल का जो जला हुआ पोर्शन होता है, उसका जो है वो प्रयोग करके। तो ये कुछ तरीके हैं कि यदि हम उन स्थानों को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर ये एक एंटी लार्वल जो है वो इसको कहा जाता है, एंटी लार्वल मेजर्स जो है वो यूज करते हैं।
और कुछ इस तरह की जो है वो जगह हो जहां पर छोटे छोटे जैसे घरों में छोटे टब्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें जो है वो, या स्विमिंग पूल जो है वो होते हैं, वो पानी है और वो यदि 7 दिन तक पानी खड़ा रहे उसमें तो मच्छर की उत्पत्ति हो सकती है। मच्छरों के लिए नहीं, लेकिन जो है वो क्योंकि ये मौसम का बदलाव हो रहा है तो उससे और दूसरी जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। डॉक्टर धरीवाल, मैं इसमें समझना चाहूंगा कि कॉइल या मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं वो कितने कारगर होते हैं मलेरिया के खिलाफ, और आमतौर पर देखा गया है कि जो कॉइल से निकलने वाला धुआं होता है वो कुछ लोगों को बड़ा परेशान करता है, तो इस विषय में आप बताएं, और क्या कोई और पुराना तरीका हम अपना सकते हैं जिससे हम मच्छरों से बचे रहें? देखिए, कॉइल जो होती है, मॉस्किटो एक तरह का रेपेलेंट जो है वो ही होता है वो, और बंद कमरों में या जहां जो है वो इस तरह का वो हो, क्योंकि उससे धुआं उठता है, तो उससे यदि किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को जो है वो दमे की शिकायत है, तो वो ऐसा देखा गया है कि बढ़ जाता है। तो उन लोगों को, उन परिवारों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज जो एक क्वालिटी वाली जो है वो कॉइल्स हैं, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, उसका फायदा है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो पारंपरिक अपने तरीके हैं, जो घरों में खिड़कियों में जाली लगवाना और नीम वगैरह का जो है वो क्रीम का उपयोग करना, और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में नीम की पत्तियां जो है वो जला लेना शाम के समय, वो ज्यादा प्रभावकारी रहेंगे। डॉक्टर धरीवाल, नवाचार की क्या भूमिका है मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई में? क्या कोई नए शोध किए जा रहे हैं जिससे हमारी इलाज की प्रक्रिया हो या तैयारियां हो मलेरिया के खिलाफ वो और बेहतर हो सकें? जो इस बार का थीम है उसमें भी इसका जो है वो समावेश किया गया है, और नए नए तरीके, नई नई बातें, जिसमें अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया होता है, जो घातक तो नहीं होता लेकिन वो काफी दिन तक शरीर में रह सकता है। इसका जो पैरासाइट होता है वो लीवर में कई सालों साल पड़ा रहता है, और ऐसा भी देखा गया है कि 2 साल से लेके 10 साल तक जो है वो मॉस्किटो बाइट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो लीवर में पड़ा था पैरासाइट, तो उसके लिए नवाचार ये जो है वो कि उस पर अनुसंधान हुआ और ये प्राइमेक्विन नाम की दवा निकली। अब प्राइमेक्विन की क्या समस्या है कि 14 दिन के लिए ना, तो अब उस पर काम चल रहा है कि ऐसी दवा जो है वो बन रही है कि जो एक ही जो है वो दिन में लेने से वो ठीक हो जाती है। वैक्सीन की जहां तक बात करें तो जो अपने यहाँ पर प्रॉब्लम है, वैक्सीन पर बहुत काम हुआ है। वैक्सीन जो WHO ने भी जो है वो कुछ स्थानों पर उसकी ट्रायल करके और रिपोर्ट किया है, वो प्रभावकारी है, लेकिन इसका प्रभाव उन इलाकों में ज्यादा देखा गया है जहां मलेरिया बहुत ज्यादा है। वो खास करके आज की स्थिति में अफ्रीका की जो है वो देश हैं। अपने देश में वैक्सीन का मेरा अपना जो है वो मानना ये है कि बहुत ज्यादा उपयोग मलेरिया वैक्सीन का नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसा बताया गया कि केसेस में बहुत कमी आई है अपने, तो यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। डॉक्टर धारीवाल, मैं चलते चलते आपसे समझना चाहूंगा कि हाल के समय में जैसी मौसम की स्थिति है या जलवायु परिवर्तन की जो समस्या हमारे सामने है, तो वो मलेरिया या ऐसे वेक्टर जनित बीमारियों से लड़ने के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होता है, इसके विषय में आप बताएं। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है और ये एक चैलेंज भी जो है वो माना जा रहा है। जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, वैज्ञानिक हैं, इस पर बहुत काम भी हो रहा है कि क्या जलवायु परिवर्तन से उन स्थानों पर भी मच्छरों की उत्पत्ति देखी गई है कि जहां पहले मच्छर नहीं होता था। आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विस्तार से हमसे जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर अक्षय धारीवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया से बचाव और रोकथाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।